नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस कड़ी में हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी है वो मुख्यतः मेमोरी हमारे कोई भी कंप्यूटर में इस तरह का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी डेटा है उसको टेम्परेरी या फिर परमानेंटली एक्सेस कर सकते हैं। जो वर्किंग है उसके आधार पर हम मेमोरी को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं: वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। वोलेटाइल मेमोरी हमारे कंप्यूटर में वो मेमोरी होती है जो हमारे पास जब तक भी पावर सप्लाई ऑन होती है तब तक ही उनका उपयोग हम कर सकते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी के, उनमें हमारे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके भी हमारे पास सब पार्ट्स है: स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। साथ ही साथ जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस के आधार पर उपयोग में ली जाती है, और इसके अंदर हमारा जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा हमारा टेम्परेरी स्टोर किया हुआ रहता है। सेकंड है इसमें हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी वोलेटाइल मेमोरी की बिल्कुल अपोजिट होती है। इसके अंदर हमारा जब कभी भी पावर ऑफ हो जाता है उसके बावजूद भी हमारा इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर किया हुआ रहता है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम जब भी कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो उनको हम फ्यूचर के हिसाब से कभी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उनके बेसिक एग्जांपल्स हैं सी डी रोम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सी डी, DVD इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी इज ए सिस्टम वेयर ऑल फिजिकल मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी है, इसमें हमारे जो भी फिजिकल मेमोरी है उन सभी को हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। When a program needs memory, it requests it from the operating system. The operating system then decide what physical location to place the memory in. जब कभी भी हमें वर्चुअल मेमोरी की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हम उसके लिए मेमोरी के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी जो भी मेमोरी है उसको हम फिजिकली किस जगह पर एलोकेट कर सकते हैं, किस जगह पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो वर्चुअल मेमोरी है इसमें हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना होता है। अब इसमें हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मैंने जैसे बताया अभी कि प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी रैम को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो भी डेटा है पावर ऑन होती है तब तक ही स्टोर किया हुआ रहता है, या यूँ कह सकते हो कि इसके अंदर हमारा डेटा टेम्परेरी स्टोर किया हुआ रहता है। तो इसकी हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको भी हमने कई सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं हम एस रैम के बारे में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो हमारी एस रैम है इस मेमोरी का हम कभी भी उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे पास एक साथ काफ़ी सारे डेटा को हम एक्सेस करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। फिर है हमारे पास एफ पी एम डी रैम, फास्ट पेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अर्थात जब कभी भी हमें कोई भी डेटा है जिसको बहुत तेज़ी के साथ वर्क करना है तो उस केस में हम इसे एफ पी एम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ई डी ओ डी रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे पास बहुत ही तेज़ी से वर्क करती है। इसकी जो कैश मेमोरी है उसकी रेट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 224 MBPS तक की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एच डी रैम के बारे में, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे पास किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो उसकी कैश मेमोरी होती है उसकी स्पीड 528 MBPS तक भी होती है। इसके बाद हमारे पास आती है DDR SDRM, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे पास जो भी कोई डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने की इसकी अप्रोक्सीमेट रेट होती है वो 1064 MBPS तक भी होती है। जो हमें अभी DDR SDRM में जो भी फ्रिक्वेंसीज यूज कर रहे हैं वो 133 मेगाहर्ट्ज़ की हम फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं। और जो हमारे क्रेडिट कार्ड मेमोरी जे प्रोपोर्शनली सेल्फ कंटेंट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल दैट प्लग्स इनटू ए स्पेशल स्लॉट फॉर यूज इन नोटबुक कंप्यूटर्स। जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड मेमोरी होती है वो अपने आप में ही हमारी कोई भी डेटा होता है उनको सेल्फ कंटेंट करने का कार्य करती है,
और इसको हम जनरली जो हमारे कंप्यूटर्स या फिर नोटबुक्स में भी उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी PCMCIA मेमोरी कार्ड, जो कि हमारे पास एक अनादर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही पार्ट है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे जो भी हमारी नोटबुक्स हैं उनके हिसाब से हम इनका उपयोग करते हैं। फिर है हमारे पास VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कि हम मल्टी पोर्ट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक सब पार्ट है, जो हम किसी भी वीडियो या फिर 3D से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा है उनको एक्सेस और उन पर वर्क करने के लिए उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम भाई रैम का उपयोग क्यों करते हैं, या कह सकते हो कि हमें रैम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रैम की सहायता से हम हमारे जो भी कंप्यूटर है उस पर कोई भी हमारा प्रोग्राम से उनको बहुत तेज़ी से रन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी विंडो XP है उन पर हमारी जो रैम की साइज़ है या फिर स्पीड है वो 64 से 128 MB तक होती है। और जो हमारे रैम होती है उसमें हमारी जो भी डेटा है, जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस होती है किसी भी स्टैंडर्ड कंप्यूटर के लिए, तो वो 256 MB तक की भी होती है। साथ इसकी सहायता से हम यदि विंडोज़ की बात करें तो एक बार में हमारे कोई भी विंडो है उसमें हम एक टाइम पर डेटा लगभग 32 MB तक का भी डेटा को वहाँ पर रन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए हमें 64 तक की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हमारी मेमोरी की हिस्ट्री के बारे में बात करें हम, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी में हमारे सबसे पहले रैम, जो कि आप अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें हमारा जो भी डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर रहता है। जब तक कि हमारी पावर सप्लाई ऑन रहती है तभी तक इसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं। जो रैम है उसका डेवलप विलियम किल्बर्न ट्यूब नामक साइंटिस्ट ने किया था 1946 से 47 में। फिर उसके बाद में इसमें डेवलपमेंट किया गया डीले लाइन मेमोरी, इसको 1947 में। फिर इसके बाद में इसमें सेलेक्ट्रॉन ट्यूब नाम से इसको 1953 में तैयार किया गया, और इसके बाद डेक्ट्रॉन नाम से इसको हम उपयोग में लेने लगे। साथ ही साथ नॉन वोलेटाइल जो हमारी मेमोरी है इसमें हम सारे के सारे रोम्स हैं हमारे, जैसे CD रोम्स हैं, तो उनका हम उपयोग करने लगे। लेकिन जो भी हमारे CD रोम से रिलेटेड डेटा हैं उनके बारे में हम स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे।